प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरी तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान् मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये स जयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः। मत्स्य पुराण में वर्णित प्रयाग की दिव्य महिमा का स्मरण करते हुए पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आज बहुत ही पावन अवसर है। समस्त सनातनियों के महापर्व का कुंभ का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर श्रद्धालु संगम तट पर पुण्य स्नान कर रहे हैं। स्नान आदि का मुहूर्त भारतीय परंपरा में पंचांग से निर्धारित किया जाता है। क्या है आज की तिथि, वार व नक्षत्र, आइए देखते हैं आज के पंचांग में। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारत की परंपरा भव्य है, दिव्य है। जीवनोपयोगी बातें हमें सुभाषित के माध्यम से यहाँ प्राप्त होती हैं। और जैसा कि ज्ञात है, आस्था का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। आप सब भी इस महापर्व में अवश्य सहभागिता करने जाएंगे ही। तो आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, आइए देखते हैं सुभाषित के माध्यम से। यद्यपि यह बातें हमारे जीवन के हर स्थान पर लागू होती हैं, पर तीर्थ क्षेत्र पर आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। भूमिपता वर्थपतौ बाले वृद्धे तपोनिधौ विदुषी योषिति मूर्खे गुरुषु च विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. भारत में ज्ञान की अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन है, वह जो शुभारंभ है वह हो चुका है। और आज पौष पूर्णिमा पर प्रथम अमृत स्नान जो है वो चल रहा है। आइए इसी क्रम में देख लेते हैं तीर्थ नगरी प्रयाग में आयोजित होने वाले अध्यात्म और समरसता के पर्व महाकुंभ पर आधारित यह रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य और प्रकृति का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संबंध बताया गया है, जिसका मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है। मानव मन और शरीर को ग्रह, नक्षत्र, जल आदि प्रकृति के तत्व किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका सनातन संस्कृति में विस्तार से वर्णन किया गया है। यही कारण है कि समय समय पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के अनुसार मानवीय, आध्यात्मिक और आवश्यक गतिविधियों को शास्त्रों में पर्व, उत्सव और कुंभ आदि तीर्थों के माध्यम से मनाने का विस्तृत वर्णन किया गया है। सनातन संस्कृति में वर्णित तीर्थ प्रसंग में कुंभ का एक विशिष्ट आध्यात्मिक पर्व के रूप में उल्लेख किया गया है और नदियों, नक्षत्र मंडल आदि के साथ इसका विशेष प्रभाव बताते हुए कुंभ पर्व के आयोजन का निर्देश दिया गया है। पृथिव्यां कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते, चतुः स्थले च पतनात् सुधा कुंभस्य भूतले।
विष्णुद्वारे तीर्थराजे वन्त्यां गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपाद कुंभ पर्वेति विश्रुतम्। कुंभयति अमृतेन पूरयति सकल द्वंद्व जालम निवर्तयति इति कुंभः। अर्थात जो पर्व अमृतमय जल से पूर्ण होकर मनुष्य को अनेक द्वंद्वों से निवृत्त करता है उसे कुंभ कहते हैं। पौराणिक वैज्ञानिक मान्यताओं तथा पूर्णतः ज्योतिषीय गणना के आधार पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में गंगा आदि विशेष नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। अतः इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का विशेष आयोजन किया जाता है। कुंभ के गौरवशाली इतिहास के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अद्भुत ज्योतिषीय संयोग के अनुसार 144 वर्षों के बाद प्रयाग में आयोजित होने वाले महाकुंभ का पुराणों में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार संगम प्रयाग में होने वाले महाकुंभ का विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति के पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रयाग को धर्म नगरी, तीर्थराज तथा भारत के प्राण के रूप में बताया गया है। कलिंदजा संगम माप्य यत्र प्रत्यागता स्वर्गधुनी धुनोति अध्यात्मता पत्रितयम जनस्य स तीर्थराजो जयति प्रयागः। अर्थात जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, वहाँ जाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भारतीय संस्कृति में पवित्रता, पुण्य एवं जल का अंतरंग संबंध है। सनातन परंपरा में संगम को देवत्व प्रदान किया गया है। संगम का जल जल ही नहीं अपितु जीवन बताया गया है। अतः महाकुंभ के समय संगम में अमृत स्नान के पुण्य लाभ के साथ ही प्रयाग की धरती पर ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म की चर्चा के द्वारा भारतीय संस्कृति को पल्लवित करना भी भारतीय ज्ञान परंपरा में महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में महापर्व कुंभ एवं तीर्थनगरी प्रयाग के विषय में जानने के अनंतर कार्यक्रम में अब समय है स्वास्थ्य से जुड़े प्रभाग का। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो उपचार के लिए बहुत प्रभावी है। होम्योपैथी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं स्वास्थ्य प्रभाग के अंतर्गत यह रिपोर्ट विशेष। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी के मुख्यतः 4 सिद्धांत है। पहला और बुनियादी सिद्धांत है समः समम शमयति, यानी समरूपता दवा सिद्धांत। इसके अनुसार जो पदार्थ बीमारी को उत्पन्न करता है उसका उपयोग उसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत है एकल उपचार। किसी भी समय केवल एक होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति को दिया जाता है। होम्योपैथी का तीसरा सिद्धांत है न्यूनतम खुराक और चौथा सिद्धांत है शक्तिशाली उपचार। होम्योपैथी हर तरह के रोग में विशेष तरह से काम करता है। वह बच्चों का रोग हो, वह उनकी मानसिक स्थिति हो, वह उनके कीड़े या वर्म्स की बीमारी हो, वह उनकी पढ़ाई में अपना मानसिक जो कंसंट्रेशन होता है वह न कर पाने की बीमारी हो, वह बार बार सर्दी खांसी लगने की तकलीफ हो, या पूरा खाना पीना करने के बावजूद भी अगर उनके शरीर में वजन नहीं बढ़ता है, वो दुबले ही रह जाते हैं, इस तरह की बीमारी हो,
या बड़ों में जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। आज के जीवन में जब इतने तरह के तनाव होते हैं तो उनसे जो बीमारियां होती हैं, वह डायबिटीज हो, वह अनिद्रा हो या मानसिक विकार हो, उस सब में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं। इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग अलग रोगी में अलग होती हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों पर होम्योपैथी का उपचार निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथी प्राकृतिक नियमों पर आधारित एक चिकित्सा विधा है। यहाँ खासकर यह ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष को, हर रोगी को अलग से उसके रोग का, उसके बीमारी का, उसके दवा का चयन किया जाए, और इसके लिए हम कम से कम दवा देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें विपरीत प्रभाव होने की संभावना कम होती है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर आयु के लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी होम्योपैथिक दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। ये रोग का नहीं बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज करती है। साथ ही संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देती है। होम्योपैथिक दवाएं लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। साथ ही दवाओं को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए समय अनुसार और सही मात्रा में लेना चाहिए। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रभाग में चिकित्सा से जुड़ी होम्योपैथी पद्धति के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी टुंडी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य से ही जुड़े योग प्रभाग की। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है और उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी गर्दन। गर्दन में दर्द की समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाओं से आपको लाभ हो सकता है, आइए समझते हैं आज के योग सूत्र में। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूँ कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। पर हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है? हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं। तो फिर हमें सर्वाइकल पेन,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें लग रहा है सिर्फ गर्दन की समस्या है, धीरे धीरे ये हमारी खोपड़ी तक समस्याओं को ले जाने लगती है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, सर में दर्द रहने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। सब कुछ शुरू हो रहा है आपके गलत पोस्चर से। आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये सब निर्धारित करेगा कि सर्वाइकल, आपका नेक कैसा है। कुछ बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप नेक से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको अलविदा, गुड बाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। इनको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो फिर आप जो है कुर्सी पर बैठ करके इसे करें। ठीक है, पहले अभ्यास में अपनी पहली 2 उंगलियों को इस तरह से जोड़ लीजिए और ये बहुत कारगर अभ्यास है। अगर आपके सारे अभ्यास 5 मिनट का अभ्यास भी नहीं है, प्रतिदिन अगर रोज कर लेते हैं, आप देखेंगे आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, चिन पर रखिए और इसको बैक रिलीज, आगे नहीं लाना, रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज 10 बार कर लीजिए। दूसरे अभ्यास में नीचे झुकाना, आगे ढीला छोड़ना, चिन लॉक नहीं लगा रहे हैं हम, ढीला छोड़ना, पीछे ले जाना, ढीला छोड़ना 10 बार कर लीजिए। तीसरे अभ्यास में साइड मिड, साइड मिड 10 बार कर लीजिए। चौथे अभ्यास में बेंड बैक, बेंड बैक 10 बार करना है। 5वें अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाइए, डाउन अप, डाउन अप। यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ डायगोनल, डाउन अप, डाउन अप, वापस ले आइए। अंतिम अभ्यास में सर्कुलर मूवमेंट, जितना बड़ा चक्र और जितना धीमा चक्र बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वापस आ जाइए। यहाँ पर खत्म नहीं करना अभ्यास। अब क्या करना है, आप राइट हैंड से नेक को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड को आप टिका लीजिए 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोक कर रखिए थोड़ी देर। थोड़ी देर रोकेंगे ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, इफेक्ट महसूस। वापस ले आए। यहाँ हम हाथ को खींच नहीं रहे, हाथ से गर्दन को खींचना नहीं है, दूसरे हाथ को 45 डिग्री पर रखिए। वापस ले आइए। अब पीछे हाथ को ले जाना, दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, और अंत में बस गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़, वापस ले आइए। सरल से अभ्यास है, प्रतिदिन कर सकते हैं 10-10 बस। लेकिन जब भी मोबाइल यूज करें ऐसे नहीं, ऐसे यूज करें। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पर रखिए, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आई लेवल पर रखिए। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। और योग प्रभाग के बाद कार्यक्रम में अब समय संस्कृत पाठशाला का, और संस्कृत पाठशाला में कुछ नया सीखने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां सर्वे स्वीकुर्वन्तु मम नमः। स्वागतं करोमि भवतां समेषामहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 7 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, संख्या 7 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं सप्त, और यहाँ ध्यान दीजिए कि 7 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 7 के लिए एक ही संस्कृत शब्द होगा और वह होगा सप्त। तो संख्या 7 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले सप्त शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 7 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। इंद्रधनुषः सप्तवर्णाः सर्वान् मोहयन्ति, जिसका अर्थ है इंद्रधनुष के 7 रंग सभी को मोहते हैं। अब 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सूर्यस्य सप्त दीधितयः भवन्ति इति वैज्ञानिकं तथ्यं,
जिसका अर्थ है सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। संख्या 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य पूर्वोत्तरवर्तीनि 7 राज्यानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है भारत के पूर्वोत्तरवर्ती 7 राज्य किसे पसंद नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया करती हैं, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता स्पष्ट ही है। यह हम आपको बताते चले आ रहे हैं। खैर, इस बारे में हम और भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात 7 बालकाः, 7 बालिकाः, 7 स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में 7 इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है। यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 7 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 7 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं 7वां या 7वीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में सप्तमः, स्त्रीलिंग में सप्तमी और नपुंसक लिंग में सप्तमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के 7वें राष्ट्रपति जैल सिंह थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य 7मः राष्ट्रपतिः जैल सिंह इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 7वीं अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया का स्थान 7वां है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या नाइजीरिया देशस्य स्थानं 7मम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 7 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावद नमो नमः, पुनर्मिलामः। आज अमृत दिवस है। भारतीय संस्कृति के विशेष पर्व का समारंभ हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्दधानः समाहितः कृतपापो विशुद्ध्येत किम पुनः शुद्ध कर्मकृत। अर्थात धैर्य और श्रद्धा से युक्त तथा एकाग्र चित्त होकर तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। साथ ही शुद्ध भाव से तीर्थ करने वाले पापाचारी व्यक्ति के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम सब भी अपने विचारों का करें संस्कार, स्वयं को शुद्ध करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान करते रहें। और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषयों, तथ्यों को जानने के लिए आप सभी देखते रहें सुप्रभातम कार्यक्रम। पर आज के कार्यक्रम के अंक में इतना ही। कल पुनः होगी आपसे भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु भारतम, विजयतात भारतीय संस्कृति, जयतु तीर्थराज प्रयागः च। नमो नमः।